मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य, रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का कोलाइडल अवस्था चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 3 पिछले के चैप्टर जो हैं वो पूरे कर लिए हैं, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। और अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कोलाइडल स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कोलाइडल स्टेट में हम आज जो है उसका जो प्रस्तावना है, प्रारंभिक जो पार्ट है वो पढ़ते हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। द्रव माध्यम में विस्तृत होने के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। द्रव माध्यम लिक्विड स्टेट में विस्तृत होने के आधार पर, यानी कि द्रव माध्यम में किस प्रकार से विस्तृत होते हैं, इस आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है या 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है क्रिस्टलॉइड और दूसरा है कॉलॉइड। ठीक है। तो क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विलयन में शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं या डिफ्यूज हो जाते हैं, क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। तथा ये जो होता है जांतव झिल्ली या वेजिटेबल झिल्ली में से, या यूं कहिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से आसानी से गुजर जाते हैं। मतलब इनका पार्टिकल साइज इस तरह का होता है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से आसानी से गुजर जाते हैं। और ये जो है वो विलयन में शीघ्रता से डिफ्यूज हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, घुल जाते हैं। उदाहरण के लिए यूरिया, नमक, शक्कर इत्यादि। जबकि दूसरे प्रकार के होते हैं कॉलॉइड। वे पदार्थ विलयन में धीरे धीरे विस्तृत होते हैं तथा जांतव या वनस्पति झिल्ली में से गुजर नहीं सकते, यानी कि बहुत मुश्किल से विस्तृत होते हैं, बहुत धीरे धीरे से विस्तृत होते हैं। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है वे बड़ी मुश्किल से गुजर पाते हैं या गुजर ही नहीं सकते, या उनसे अर्धपारगम्य झिल्ली से ये गुजरते नहीं हैं। उदाहरण के लिए स्टार्च है, जेलेटिन है, सैलिसिलिक अम्ल है, प्रोटीन है आदि। अब देखिए, परिस्थितियों को परिवर्तित करके कोलॉइड पदार्थ को क्रिस्टलॉइड और क्रिस्टलॉइड पदार्थ को कोलॉइड बनाया जा सकता है। अतः उपयुक्त नामकरण उचित नहीं है। उपयुक्त नामकरण को जो है वह फिर उचित नहीं माना गया, क्योंकि अगर आप कंडीशन चेंज कर दोगे तो, यानी कि कंडीशन चेंज कर दोगे या कंडीशन चेंज हो जाएंगी, तो जो क्रिस्टलॉइड है वो तो कोलॉइड की तरह व्यवहार करने लगेगा, और जो कोलॉइड है वो क्रिस्टलॉइड जो है उसकी तरह व्यवहार करने लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, NaCl जल में क्रिस्टलॉइड लेकिन बेंजीन में कोलॉइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि साबुन जो है वह जल में कोलॉइड लेकिन बेंजीन में क्रिस्टलॉइड की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से परिस्थितियाँ चेंज हो जाने पर क्या हो जाता है, क्रिस्टलॉइड कोलॉइड में और कोलॉइड क्रिस्टलॉइड में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से उनका नामकरण जो है वह उचित नहीं है, ठीक नहीं बैठता। उचित परिस्थितियाँ लगाकर, जैसे कॉपर है, Ag है, Au है, Pb है आदि धातुओं तक को कोलॉइड बनाया जा सकता है। अतः वर्तमान में क्रिस्टलॉइड व कोलॉइड पदों का उपयोग पदार्थों के लिए नहीं, वर्ण उनकी अवस्थाओं के लिए किया जाता है। अब पदार्थों के लिए यूज़ नहीं लाया जाता, अब जो है उनकी स्टेट के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए कोलॉइड पदार्थ नहीं कहा जाता, कोलॉइड अवस्था कहला जाती है या कोलॉइडी अवस्था कहलाई जाती है। चैप्टर का नाम भी इसीलिए कोलॉइडल स्टेट है, न कि कोलॉइडल जो है पदार्थ, या यूँ कहिए कोलॉइडल सब्सटेंसेस। इस तरह से नहीं है, कोलॉइडी अवस्था दिया गया। अब कोलॉइडी अवस्था का क्या मतलब है या क्या परिभाषा है? यदि कोई पदार्थ अन्य माध्यम में से इस प्रकार विस्तृत हो कि उनके कणों का आकार यानी व्यास जो है वह लगभग 1000 एंगस्ट्रम हो, तो कहा जाएगा कि वह पदार्थ कोलॉइडी अवस्था में है। अगर पार्टिकल साइज किसी भी विलयन में, अगर विलय या विलायक जो भी है, मोस्ट ऑफ दी विलय जो होता है उसका पार्टिकल साइज जो है वो 1000 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। और आगे चल के मैं बताऊंगा एग्जैक्टली 10 से 2000 एंगस्ट्रम के बीच बीच में अगर उनका पार्टिकल साइज होता है, तो इस प्रकार की जो अवस्था है
वह कोलोइडी अवस्था कहलाती है। ठीक है। पदार्थ के कणीय आकार के अनुसार विलयनों को 3 प्रकारों में से विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? कणीय आकार के आधार पर, पार्टिकल साइज के आधार पर जो है विलयनों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, उसको कहते हैं समांग विलयन। ठीक है। विलय पदार्थों के कणों का आकार 1 से 10 एंगस्ट्रम के बीच में होता है और ये शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं। विलयन में आसानी से ये डिफ्यूज हो जाते हैं, बहुत रेडीली ये डिफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा आता है भारी निलंबन या कोर्ड सस्पेंशन। विषमांग पदार्थ होते हैं, विषमांग विलयन होते हैं। इसमें विलय पदार्थों के कणों का आकार जो होता है वह लगभग 2000 एंगस्ट्रम से ज़्यादा होता है और विलय के कण गुरुत्व बल के कारण पेंदे में बैठ जाते हैं, धीरे धीरे वो आकर पेंदे में बैठ जाएंगे। इस प्रकार का जो विषमांग विलयन होता है और वह कोर्ड सस्पेंशन कहलाता है, भारी निलंबन कहलाता है। अब तीसरा जो आता है वो आता है कोलोइडल स्टेट या कोलोइडी अवस्था। विलय पदार्थ के कणों का आकार इन बिटवीन हो। किसके इन बिटवीन हो? वास्तविक विलयन और भारी निलंबन के बीच का, यानी 10 से लेकर 2000 एंगस्ट्रम के बीच का अगर पार्टिकल साइज हो, विलय के पार्टिकलों का साइज अगर 10 एंगस्ट्रम से 2000 एंगस्ट्रम के बीच का होता है तो, और विलय के कण न तो शीघ्रता से विस्तृत होते हैं और न ही पेंदे में एकत्रित रहते हैं। ये विलयन भी क्या होता है? विषमांगी विलयन होते हैं, पर जो है वह मतलब पेंदे में नहीं बैठते और जल्दी से घुलते नहीं, ये सस्पेंडेड रहते हैं एक तरह से, यूँ कहिए कि बीच में जो है टर्बिड सॉल्यूशन टाइप का बना रहता है। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है वो कोलोइडल स्टेट होती है और जो सॉल्यूशन है वो कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाता है। यूँ कहिए कि उनको कोलोइडी विलयन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है वास्तविक व कोलोइडी विलयनों में अंतर क्या है। वास्तविक और कोलोइडी विलयनों में क्या अंतर है वो टेबल के आधार पर बताया हुआ है। हमने ये गुण लिए हैं: निकाय की प्रकृति, कणों का आकार, दृश्यता, निष्पंदता, अधिशोषण शक्ति, वैद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव। ऐसे 8 प्रॉपर्टी ली है जो वास्तविक विलयनों में अलग होती है और कोलोइडी विलयनों में अलग होती है। तो निकाय की जो प्रकृति होती है वह वास्तविक विलयनों में समांगी होती है जबकि कोलाइडों में विषमांगी होती है। कणों का आकार जो है 1 से 10 एंगस्ट्रम होता है, जैसा मैंने पहले बताया, और इसमें 10 से 2000 एंगस्ट्रम तक होता है और 2000 से ऊपर जो होता है वो भारी सस्पेंशन या भारी निलंबन कहलाता है, कोर्ड सस्पेंशन कहलाता है। दृश्यता जो होती है, इनके कणों की इन कणों को जो है अति सूक्ष्म दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता। जो वास्तविक विलयन होते हैं उनको जो माइक्रोस्कोप है, सुपर माइक्रोस्कोप है, उससे देखा नहीं जा सकता, जबकि इनके भी जो कण होते हैं यानी कि कोलाइडी विलयनों के जो कण होते हैं उनको सूक्ष्मदर्शी से या अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। निष्पंदता जो है वो ये है कि फिल्टर पे पत्र व चरम पत्र अथवा जांतव झिल्ली से छाना जा सकता है। वास्तविक विलयनों को छाना जा सकता है, जबकि फिल्टर पत्र से छाना जा सकता है लेकिन चरम पत्र या जांतव झिल्ली से नहीं छाना जा सकता। कोलाइडी विलयनों को इनको छाना नहीं जा सकता। अधिशोषण शक्ति जो है वह कम होती है वास्तविक विलयनों की, जबकि कोलाइडी विलयनों की अत्यधिक होती है। वैद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव, ये याद रखिए तीनों। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट जो है वह वास्तविक विलयन प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि जो है कोलोइडी विलयन ये प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं वास्तविक विलयन और कोलोइडी विलयनों में अंतर यही है। ठीक है, 8 प्रकार के अंतर है, आराम से आप बता सकते हो। उसके बाद आता है कोलाइडी तंत्र और कोलाइडी निकाय क्या होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। मैंने जैसा बताया, माध्यम में वितरित पदार्थों के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर अर्थात 10 एंगस्ट्रम से लेकर 2000 एंगस्ट्रम के प्रास की में होने पर निकाय जो है या तंत्र जो है वो कोलोइडी तंत्र या विलयन जो है कोलोइडी
निकाय कहलाता है, कॉलोइडी विलयन कहलाता है। कॉलोइडी विलयन में जो है वो दो प्रावस्थाओं के विषमांग मिश्रण होते हैं, जिसमें से एक विलयशील पदार्थों के कणों के रूप में होता है, ठीक है, जो वो होता है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स फेज कहलाती है, जबकि दूसरी प्रावस्था जो है वह उसमें जो फैले रहते हैं यानी विलायक रहते हैं, यानी कि जिसमें जो विलय के कण फैले रहते हैं उसे डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। अतः कोलोइडी तंत्र जो है विषमांगी तंत्र कहलाता है। सिंपल सी बात है कि किसी भी विलयन के दो पार्ट होते हैं, एक विलय और एक विलायक। जो विलय होता है वह तो डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है, और जो विलायक के रूप में कार्य करता है वह डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। वह क्या कहलाता है? परिक्षेपण माध्यम। तो आप इंग्लिश में याद रखो तो अच्छा है। डिस्पर्स्ड फेज तो है विलय, और डिस्पर्जन मीडियम जो है वह है विलायक। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपको हिंदी में याद रहता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था तो विलय है और परिक्षेपण माध्यम जो है वो विलायक है, ठीक है। कोलाइडी निकाय को कोलाइडी प्रक्षेपण या कोलॉइड भी कहते हैं, ठीक है। कोलॉइडल डिस्पर्जन या कोलॉइड भी कहते हैं, ठीक है। और कोलॉइडी विलयन जो है वह क्या हो जाएगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगी प्लस प्रक्षिप्त प्रावस्था प्लस प्रक्षेपण माध्यम। कोलॉइडल विलयन जो है या कोलॉइड जो है वो है कोलॉइड। कोलॉइडी निकाय को कोलॉइडी प्रक्षेपण या कोलॉइड भी कह देते हैं, सिंपल सी कभी कभी, ठीक है। उदाहरण के लिए सोने के कोलॉइडी विलयन में जो सोने के कण होते हैं वह डिस्पर्स्ड फेज है, प्रक्षेपण माध्यम है, और जल जो है वह प्रक्षेपित प्रावस्था है। गोल्ड के जो पार्टिकल हैं वो तो प्रक्षेपित प्रावस्था है, डिस्पर्स्ड फेज है, और जो वाटर है यानी कि जो विलयन के रूप में कार्य कर रहा है वह डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, प्रक्षेपण माध्यम है, जैसा दिखाया गया है। ये डिस्पर्स्ड फेज है गोल्ड के पार्टिकल, और डिस्पर्जन मीडियम जो है वह वाटर के पार्टिकल हैं। अब कोलॉइडी विलयनों का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से किया गया है। आज हम एक वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर जो है वो नेक्स्ट जो डिस्पर्जन है वह है द्रव प्रक्षेपण माध्यम के प्रति प्रक्षेपित प्रावस्था के व्यवहार के अनुसार किस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे दूसरे प्रकार का जो है। और तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो कणों की प्रकृति के आधार पर जो कोलॉइड विलयनों का वर्गीकरण किया गया है उसको पढ़ेंगे। आज अपन बात करेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो है कोलॉइडी विलयनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो उनको 8 प्रकारों में विभक्त किया गया है, ठीक है। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर कौन कौन सा है, देखिए। पहले मैंने डिस्पर्स्ड फेज लिया है, परिक्षिप्त अवस्था, और बाद में डिस्पर्जन मीडियम लिया गया है ना, परिक्षेपण अवस्था या परिक्षेपण माध्यम। पहले है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब हो गया परिक्षिप्त अवस्था, और डिस्पर्जन मीडियम का मतलब हो गया परिक्षेपण माध्यम। फिर कोलॉइडी निकाय का नाम क्या होगा और फिर उसका उदाहरण कैसे लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव में अगर गैस हो, द्रव में ये देखो माध्यम है और ये जो है वो प्रावस्था है, तो ये हो जाएगा द्रव में अगर गैस हो तो कोलॉइडी निकाय का नाम जो होगा वह झाग या फोम कहलाएगा। उदाहरण के लिए साबुन के झाग, फेनित क्रीम या शेविंग क्रीम। दूसरा है ठोस में गैस, तो ठोस फेन हो जाएगा ये, या ठोस फोम हो जाएगा। झावा पत्थर, रबर, स्टायरीन फोम, ब्रेड, कॉर्क, केक, सूखे समुद्री झाग इसके उदाहरण हो जाएंगे। तीसरा है गैस में द्रव, वो कहलाएगा लिक्विड एरोसोल, और उदाहरण है बादल, कोहरा, कुहासा, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। इस प्रकार का इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर द्रव में द्रव,
वो कहलाते हैं पायस या इमल्सन्स कहलाते हैं, जैसे दूध है, पाइसिकर तेल है, बालों की क्रीम है, ये जो है वो द्रव के द्रव में होते हैं। फिर पांचवा जो आता है ठोस में द्रव, वो कहलाते हैं जेल, यानी कि ठोस तो जो है वह ज़्यादा है और द्रव जो है वो कम है, यूँ बात करें तो वह ठोस पायस कहलाते हैं, जैसे जेली है, पनीर है, मक्खन है, दही है, बूट पॉलिश है या मल्लम है, ये सारे जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। फिर आता है गैस में ठोस, छठा जो आता है, यानी कि गैस की मात्रा ज़्यादा है और ठोस कम है, वो कहलाते हैं ठोस एरोसोल, जैसे धुआं है, धूल है, आंधी है, हवा में फायर है, इस तरह का जो है वो क्या कहलाते हैं, ठोस एरोसोल कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनकी साइज़ बहुत कम, सॉलिड पार्टिकल की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है और गैस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट उदाहरण है द्रव में ठोस, ये सॉल्स कहलाते हैं जहाँ द्रव ज़्यादा होता है और ठोस कम होता है, जैसे गोल्ड सॉल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल है, आर्सेनिक सॉल, सल्फाइड सॉल है, पेंट है, स्याही है, कीचड़ है, गोंद है, स्टार्च है, ये सारे के सारे जो हैं वो सॉल्स कहलाते हैं। फिर आता है ठोस में ठोस, ये ठोस सॉल कहलाते हैं, जैसे रूबी कांच है, मोती है, खनिज रत्न है, दूध या पत्थर है, मिश्रित धातु है, ये सारे जो हैं वो हैं कोलाइडी जो विलियन हैं वो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर अलग अलग प्रकार के जो हैं कोलाइडी विलियन हैं। इसमें लास्ट एक अपने पास कॉम्बिनेशन रह गया, गैस गैस मिश्रण हमेशा समांगी होते हैं और वो वास्तविक विलियन होते हैं। ठीक है, तो एक लिखने का तरीका है कि आप ऐसे लिख लो, पहले 2 बार गैस लिख लो, क्योंकि गैस गैस तो अपन लिख नहीं सकते, फिर 3 बार द्रव, 3 बार ठोस, फिर गैस द्रव ठोस, तो 1 बार गैस तो आपको हटाना है, तो हो जाएगा द्रव ठोस, फिर गैस द्रव ठोस, फिर गैस द्रव ठोस, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो आपके पास 9 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक आपको गैस गैस वाला हटाना है, तो आपके पास 8 जो हैं वो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर आपको कोलाइडी विलियनों का वर्गीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परिक्षेपण माध्यम द्रव और प्रक्षेपित प्रावस्था ठोस होने पे कोलाइडी निकाय को सॉल या कोलाइडी विलियन कहते हैं। जब जल को प्रक्षेपण माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसे हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहते हैं। इसी प्रकार जब बेंजीन, अल्कोहल, अन्य कार्बनिक विलायक होने पर क्रमशः इनको बेंजोसॉल, एल्कोसॉल या फिर ऑर्गेनोसॉल कहते हैं या कहलाते हैं। प्रक्षेपण माध्यम हवा होने पर एरोसॉल कहलाते हैं। जब प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, हवा होती है, तो जो कोलाइडी विलियन है वो एरोसॉल कहलाते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया है। ठीक है, और जब प्रक्षेपण माध्यम जो होते हैं द्रव होता है और प्रक्षेपित प्रावस्था ठोस होती है, तो निकाय जो होता है वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, माध्यम जब ठोस होता है और जब प्रावस्था माध्यम जब द्रव होता है और जब प्रावस्था ठोस होती है तो वो सॉल कहलाते हैं, मैंने ऊपर ही आपको बताया। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण अपन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्गीकरण है वो द्रव प्रक्षेपण माध्यम डिस्पर्जन मीडियम के प्रति डिस्पर्स फेज का जो व्यवहार कैसा होता है उसके आधार पर अपन बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना।